जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक लेक्चर लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के इंटरव्यू से वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, जो कि बोला जाता है हुक्स लॉ। आज मैं हुक्स लॉ के बारे में छोटी से छोटी चीज को लेकर बड़ी से बड़ी चीज को आज मैं आपको बतलाऊंगा कि हुक्स लॉ किसके द्वारा निकाला गया, किस चीज के लिए निकाला गया और किस वक्त निकाला गया। ये सारी चीजें हुक्स लॉ के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने हुक्स लॉ के बारे में सारी चीजें बतलाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील मतलब प्रतिबल विकृति आरेख किसके लिए बताएंगे, माइल्ड स्टील के लिए बताएंगे। किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए बताएंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे आप लोग तो इतनी चीज जानते होंगे कि हुक्स लॉ होता क्या है। तो बोल देंगे कि ये मास्टर साहब हुक्स लॉ हमको आता है। क्या होता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्या प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इतनी परिभाषा तो सभी लोग रट के आ गए होंगे, सभी लोगों को इतनी परिभाषा सबको रटी हुई पड़ी हो। परंतु आज मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कब निकाला गया, किसके द्वारा इसकी खोज की गई या क्या हो रहा था उस वक्त में, और इस चीज जो आपका आपका जो हुक्स लॉ है वो आया था। तो मैं बता दूं कि जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ हुक्स लॉ हुक्स लॉ किसके द्वारा इसकी मतलब इसकी खोज किसके द्वारा की गई या हुक्स लॉ किसके द्वारा बनाया गया। तो मैं बता दूंगा, एक कहानी बता रहा हूं कि एक रॉबर्ट हुक नाम के रॉबर्ट हुक नाम के एक व्यक्ति थे या एक वैज्ञानिक थे, जो उस समय क्या कर रहे थे, जो घड़ी मतलब वॉच जो नहीं होती है, वॉच बनाने मतलब वॉच की एक्यूरेसी मतलब वॉच तो बन चुकी थी, लेकिन उस पर कार्य हो रहा था कि वो और सटीक घड़ी मतलब और सटीक टाइम बनाने लगी। उस स्थिति में वो वे कार्य कर रहे थे। तो उस स्थिति में वे क्या लिए थे, वे एक स्प्रिंग लिए थे। क्या, एक स्प्रिंग लिए थे और उस पर क्या कर रहे थे, लोड लगा रहे थे, मतलब उस पर लोड लगाकर बढ़ा रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे और उसको क्या कर रहे थे, दबा रहे थे, कॉम्पैक्ट कर रहे थे। तो वो इस स्थिति में एक सिचुएशन पा रहे थे कि वे जैसे जैसे जितना जितना लोड बढ़ाते जा रहे हैं, क्या वे जैसे जैसे जितना जितना लोड स्प्रिंग पर बढ़ाते जा रहे हैं, उसी के प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है कि उसकी स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती जा रही है। क्या हो रहा है कि जब उन्होंने देखा कि एक स्प्रिंग लिए थे, उस पर क्या दबाव लगा रहे थे या उस पर बल लगा रहे थे, तनाव बल लगा रहे थे और संपीड़न बल लगा रहे थे। दोनों स्थितियों में वे एक चीज एक बात को नोटिस कर रहे थे कि जितना वे तनाव बल को बढ़ा रहे थे, स्प्रिंग उसी के प्रपोर्शन में बढ़ रही थी और जितना वे संपीड़न बल लगा रहे थे, स्प्रिंग उसी के प्रपोर्शन में क्या हो रही थी, घट रही थी। तो उनके दिमाग में आया कि क्या, उनके दिमाग में ये चीज आई कि जो प्रतिबल होता है, क्या प्रतिबल होता है मतलब जो बल लगा रहे हैं, वे प्रपोर्शन किसके हो रहा है, विकृति के प्रपोर्शन हो रहा है। किसके प्रपोर्शन हो रहा है, विकृति के प्रपोर्शन हो रहा है। ये चीज उनके मन में आई, ये चीज उन्होंने बताया। और ये कार्य कब हो रहा था, 1676 किसमें, 1676 ईस्वी में ये कार्य हो रहा था। और इस नियम का प्रतिपादन, जो हुक्स लॉ का प्रतिपादन 1676 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1676 ईस्वी में जो आपका हुक्स लॉ है, इसका प्रतिपादन किया गया था। ये चीजें तो वे उस समय सोच रहे थे, सोच करके ऐसे उन्होंने हुक्स लॉ को शायद डिफाइन किया, लेकिन हुक्स लॉ वास्तव में रियल में होता क्या है वो मैं आपको अब यहां पर बतलाता हूं एक एक करके।
हुक्स लॉ कहना क्या चाहता है? मान लीजिए हमने कोई एक पदार्थ ले लिया और उस पर फोर्स हम लोग क्या लगा रहे हैं? यह फोर्स लगा रहे हैं। यह फोर्स जब हम लोग लगा रहे हैं तो यह फोर्स मान लीजिए पहले हम लोग जब लगाएं 1 न्यूटन का बल इस पर लगाने, कितने? 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो ये जो छड़ की लंबाई है, इस छड़ की लंबाई मान लीजिए यल है, तो छड़ की लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। परंतु जब हम लोग बल 2 न्यूटन कर दे रहे हैं तो 2 न्यूटन करने के बाद इसमें जो वृद्धि हो जा रही है 2 सेंटीमीटर की हो जा रही है। कितनी की हो जा रही है? 2 सेंटीमीटर की हो जा रही है। उसके बाद हम लोग क्या करें? 3 न्यूटन का इस पर बल लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। और जब हमने इस पर 4 न्यूटन का बल लगाया, कितने? 4 न्यूटन का बल लगाया, तो ये हमारी क्या हुई? 4 सेंटीमीटर बढ़ गई। क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर बढ़ गई। और 4 सेंटीमीटर केवल बढ़ ही नहीं रही है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर बढ़ रही है। अब ये जानेंगे कि प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है या इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वस्तु में बल लगाने के बाद वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। मतलब जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वस्तु की लंबाई में कमी हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि जब हम लोग बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, परंतु जब हम लोग बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी इलास्टिसिटी है। और जब तक मतलब हम लोग जैसे कि यहां पर मैंने क्या लगाया कि 1 न्यूटन का बल लगा रहा हूं तो जो इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो जब हम 1 न्यूटन का बल हटा लेंगे तो ये लंबाई पुनः मतलब इलास्टिक हो जाएगी, पुनः अपनी ये लंबाई में चली जाएगी। अगर यहां पर भी मैं आया कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जब मैं 2 न्यूटन का बल लगा रहा हूं तो इसकी लंबाई में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जा रही है, परंतु जब क्या हो रहा है, जब मैं इसको हटा दे रहा हूं, इस 2 न्यूटन के बल को हटा दे रहा हूं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था मतलब ये लंबाई की फिर से हो जा रही है। और क्या, फिर जब मैंने क्या किया 3 न्यूटन का बल लगाया, क्या किया 3 न्यूटन का बल लगाया तो उस स्थिति में हमारी जो वस्तु थी उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। परंतु फिर क्या हुआ, जब हमने बल हटा लिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली गई। तो बोल देंगे भैया ये तो अभी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, अपनी इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर है। फिर क्या हुआ कि हमने 4 न्यूटन का बल लगाया तो वस्तु कितनी 4 सेंटीमीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो जब 4 सेंटीमीटर बढ़ गई तो हम लोग क्या किए, हमने बोला कि ये अपनी फिर से इलास्टिक लिमिट में चले गई। खींचा मतलब बल हटाया, बल हटाने के बाद अपनी इलास्टिक लिमिट में फिर से जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी उस लंबाई में चली गई। लंबाई में तो चली गई, लेकिन अब क्या किया, अब जब हमने यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया तो हमने देखा कि वस्तु में परमानेंट लंबाई हो गई। मतलब जो 5 न्यूटन का हमने बल लगाया तो वस्तु क्या की 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तो मान लीजिए बढ़ी, लेकिन क्या हुआ, लेकिन दिक्कत क्या आई कि वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में बल हटाने के बाद जब हम 5 न्यूटन का अपना बल हटा ले रहे हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा रही। क्या हो रही है, वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं जा रही है, अर्थात जो वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जा रही है वो परमानेंट वृद्धि हो जा रही है। क्या? परमानेंट वृद्धि हो जा रही है। तो उन्होंने बताया कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत कितना, क्या प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो क्या होता है, जो प्रतिबल होता है, मतलब प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तब तक इसी में एक और बात आ गई, इसी में एक और बात क्या आई
कि जब हमने 4 न्यूटन ना बढ़ा के 4.3 न्यूटन या फिर 4.4 न्यूटन बढ़ाया बल, तो उस स्थिति में ये जो मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर 4.3 सेंटीमीटर ये बढ़ी, इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? 4.3 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूरा वापस मतलब 4.4 सेंटीमीटर पूरे वापस नहीं गई, 4.2 सेंटीमीटर गई, मतलब इसकी लंबाई में कितना वृद्धि हो गया? 0.1 सेंटीमीटर तो वृद्धि हुई। क्या हुई? 0.1 सेंटीमीटर तो वृद्धि हुई। तो उस स्थिति में हमने बोला कि यहां पर जो इसकी प्रत्यास्थता लिमिट मतलब इसकी जो इसकी क्या आ रही है? प्रत्यास्थता लिमिट आ रही है। मतलब प्रत्यास्थता लिमिट कहां पर पाई जा रही है? प्रत्यास्थता का गुण कहां पर पाया जा रहा है? 4.12 तक जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तब तक उस स्थिति तक पाया जाता है। तो यहां पर दो नियम बने। जो पहला नियम बना वो पहला नियम क्या था? प्रत्यास्थता मतलब हुक्स लॉ। क्या? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बताता है कि जो आपकी प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो आपका प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो आपका प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। और जो आपका सेकेंड हुक्स मॉडिफाई लॉ है वो क्या बतलाता है? वो ये चीज बतलाता है कि समानुपातिक सीमा के अंतर्गत, मतलब समानुपातिक कहां था? यहां से यहां तक था। मतलब जब हम 4 न्यूटन का बल लगा रहे थे ये 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा अपने में वापस चला जा रहा था। पूरा का पूरा क्या हो रहा था? ये जो छड़ थी पूरी लंबाई इसकी पुनः पुनः बदल के यल हो जा रही थी। मतलब ये इलास्टिसिटी का गुण इसमें तब तक पाया जा रहा था और ये प्रपोर्शन में पूरा बढ़ रहा था। लेकिन जब यहां पर क्या किया गया? जब यहां पर 4.1 न्यूटन या फिर कितना 4.1 न्यूटन का बल लगाया गया तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि हुई और ये वापस भी गया, लेकिन पूरा पूरा जितना बढ़ा था पूरा पूरा वापस नहीं गया। मतलब कुछ तो उसके अंदर इलास्टिक लिमिट थी। क्या? उसके अंदर कुछ तो इलास्टिक लिमिट थी। तो इस स्थिति में यहां पर दो नियम बने। जो पहला नियम था वो पहला नियम था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, क्या? प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। और हुक्स मॉडिफाई लॉ क्या बोला? हुक्स मॉडिफाई लॉ बोला कि समानुपातिक सीमा के अंतर्गत, समानुपातिक सीमा यहीं तक थी कि मतलब जब 4 न्यूटन का लोड बढ़ा रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, परंतु पूरा अपनी जब बल हटा ले रहे हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जा रही है। तो उस स्थिति में बोला गया कि समानुपातिक सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। क्या होता है? जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं आपको ये लिख करके सारी चीजें बतला। फर्स्ट क्या था? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मतलब हुक का नियम। क्या? हुक का नियम। अब हुक का नियम क्या कहता? हुक का नियम यही बोला कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, क्या? प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्या? प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत
जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती। तो क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल, और प्रतिबल को इसके पहले हम लोग किससे दर्शाते थे, सिग्मा से। प्रोपोर्शनल टू किससे हो जाएगा, विकृति। विकृति को किससे दर्शाते थे, स्मॉल ई से। क्या, स्मॉल ई से। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई। जहां पर जो हमारा ई है, जहां पर ई आपका क्या है, प्रत्यास्थता मापांक या यंग मापांक है। क्या, यंग मापांक या प्रत्यास्थता मापांक है। क्या है, यंग मापांक या फिर प्रत्यास्थता मापांक। और ये जो ई है ये किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की मात्रा, मतलब पदार्थ की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि आपका पदार्थ कैसा है। जो ई का मान होगा ये पदार्थ की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। ई का मान यहां लिख देंगे, ई का मान, ई का मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड है। क्या, ई का मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड है। मतलब अगर पदार्थ की प्रकृति बदलेगी तो ई के मान में भी परिवर्तन होगा। अगर पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलेगी तो ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात बोलेंगे कि पदार्थ में अगर बदलाव करेंगे तभी ई के मान में परिवर्तन होगा, परंतु अगर पदार्थ की क्या करेंगे, पदार्थ के मान में ई में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसमें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अब जानेंगे कि हमारा ये जो प्रतिबल है, मतलब ये जो हमारा क्या है, इसे बोल रहे थे यंग मापांक या फिर प्रत्यास्थता मापांक है। इसकी क्या, इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैं बताया था कि आपके इसके पहले जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल यही होता है, प्रतिबल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यही होती थी ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और क्या बताया था, जो विकृति है जिसको ई से हम लोग डिनोट करें, इसकी क्या, इसका क्या होता था, ये होती थी इकाई विहीन होती थी, मतलब यूनिट लेस होती थी। क्यों क्यों यूनिट लेस होती थी, क्योंकि जैसे डेल्टा यल अपान यल अनुदैर्ध्य विकृति हुई ना, तो इसमें यल का मतलब यम मीटर आ जाएगा, इसका भी मीटर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाते थे, इसलिए बोलते थे कि ये क्या हमारी है, ये यूनिट लेस है। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा यंग मापांक है, यंग मापांक का जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। इतनी चीजें हमें याद रखनी। जो हमारा हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो हमारा प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। क्या, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, यहां बोला है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो प्रतिबल को किससे हम डिनोट करते हैं, सिग्मा से, प्रोपोर्शनल विकृति को ई से करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई आ गया। अब क्या किए, जो कैपिटल ई है इसको हमने क्या बोला, यंग मापांक या फिर प्रत्यास्थता मापांक इसको बोलते हैं। जब क्या करेंगे, इसका मान किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर पदार्थ क्या, पदार्थ को अगर बदला जाएगा तो ई के मान में परिवर्तन होगा। यदि हम लोग पदार्थ का बदलाव नहीं करेंगे तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, क्या होगा, उस स्थिति में यही होगा कि जो ई का मान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हुक के नियम का बारे में तो जानिए, हुक का जो मॉडिफाई लॉ है उसके बारे में जानेंगे।
हुक्स मॉडिफाई लॉ। हुक का संशोधित नियम। हुक्स मॉडिफाई लॉ क्या कहता है? हुक्स मॉडिफाई लॉ कहता है कि जब हम लोग प्रपोर्शनल लिमिट मतलब समानुपातिक सीमा के अंतर्गत, क्या समानुपातिक सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। क्या? समानुपातिक सीमा के अंतर्गत समानुपातिक समानुपातिक सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के, क्या प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। समानुपातिक सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये भी बोलता है प्रतिबल प्रतिबल को किससे दर्शाते थे? सिग्मा से। प्रोपोर्शनल टू विकृति। विकृति को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ई से। क्या? स्मॉल ई से दर्शाते हैं। तो यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई आ जाएगा। फिर कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई हो जाएगा। यहां पर भी जो क्या ई का मान किस पर डिपेंड करेगा? ई यहां पर क्या है? ई यंग मापांक है, मापांक है जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसका मान किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और इसकी क्या इकाई हो जाएगी? इसकी भी यूनिट जो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगी। क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसकी भी यूनिट हो जाएगी। क्या मैं बोला कि जो हुक्स लॉ और हुक्स मॉडिफाई लॉ में केवल एक ही अंतर है। जो हुक्स लॉ होता है वहां पर पहले लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? यहां पर जहां समानुपातिक सीमा लिखा है वहां पर लिखा रहेगा प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो हमारा प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। क्या बोलेगा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो हमारा प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। परंतु जो हुक्स मॉडिफाई लॉ बोल रहा है वो बोल रहा है कि समानुपातिक सीमा के अंतर्गत, क्या समानुपातिक सीमा के अंतर्गत जो हमारा प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू, क्या सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। अब कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई, और जो कैपिटल ई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग मापांक बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अब हम लोग क्या करेंगे? इतनी चीज हम लोग जान ली। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर माइल्ड स्टील। मतलब माइल्ड स्टील के लिए प्रतिबल विकृति आरेख। क्या? माइल्ड स्टील के लिए प्रतिबल विकृति आरेख।
देखिए मैं सबसे पहले क्या यहाँ पर लिख देता हूं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो इसमें सबसे पहले क्या मैं फिगर बना के आपको समझा रहा हूं कि कुछ ऐसा होगा इसका सिनारियो। अब यहां पर 0 हम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा प्रतिबल होता है इस पर दर्शाएंगे स्ट्रेस। क्या? स्ट्रेस। और स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबल। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एंड है, क्या? सेकेंड एंड है मतलब एक्स एक्सिस है, तो इस पर क्या बताएंगे? स्ट्रेन। स्ट्रेन जिसे बोला जाता है विकृति। क्या बोला जाता है? विकृति बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको ऊपर उठाएंगे, यहां से ऊपर उठाएंगे तो यहां से यहां तक ले जाएंगे। माइल्ड स्टील के लिए है। किसके लिए है? माइल्ड स्टील के लिए। जो हम लोग कर्व है ये बना रहे हैं। तो जब हम लोग यहां से यहां तक ले जाएंगे कि मतलब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ले जाएंगे, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? ELP। इसे हिंदी में इसे इलास्टिक लिमिट पॉइंट। क्या? इलास्टिक लिमिट पॉइंट। अभी एक एक का नाम अच्छे से करके मैं अभी आप लोगों को सबको समझाऊंगा। पहले मैं इसको फिगर को बना लेता हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये क्या है। ये बिंदु एक मैंने इसका नाम रख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और फिर यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे। इसके यहां पर ये वाले पॉइंट जो है ये PLP है। क्या है? PLP प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। और जो सेकंड रहेगा वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, ए डैश मान लीजिए। ए डैश मान लेते हैं हम लोग। ELP इसे हिंदी में इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट, इसका पूरा नाम है। उसके बाद क्या होगा कि ये कर्व कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या? कुछ इस प्रकार हो जाएगा। फिर यहां पर इसके ऊपर यहां पर हो जाएगा अपर यील्ड पॉइंट। क्या? अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट। फिर जब यहां तक आएगा तो यहां जो है इसको इस वाले पॉइंट को मान लीजिए यहां पर हमने ए नाम लिखा है, यहाँ ए डैश लिखा है, इसे यहां बी लिख देते हैं। यहां क्या लिखते हैं? बी लिख देते हैं और इसको सी दे देते हैं। जब यहां आएगा तो इसका हो जाएगा लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है? लोअर यील्ड पॉइंट इसको बोलेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे यहां पर आएगा, यहां से यहां तक ये सीधे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इस लाइन के पैरेलल में आएगा। तो उस स्थिति में इसे क्या बोलेंगे? जो ये पॉइंट आपका हो जाए, मान लीजिए इसका नाम हम लोग डी रख देते हैं, तो इसको बोलेंगे SHSP। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेन स्ट्रेन हार्डेनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? स्ट्रेन हार्डेनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, SHSP। SHSP। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये अपने आप ऊपर जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा ये सारी चीजें भी बताऊंगा। और यहां पर एक पॉइंट आ जाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट। क्या? अल्टीमेट पॉइंट। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट आएगी, वो नेकिंग पॉइंट आ जाएगी। क्या? नेकिंग पॉइंट। उसके बाद ये और पतला होता जाएगा। क्या? पतला हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट आएगी ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट। अब
अब यहाँ पर मैं इनका नाम लिख देता हूं, जो पीएलपी का मतलब क्या होता है। अभी मैं सारी चीजें यहाँ नीचे एक एक करके सबका हिंदी में और इंग्लिश में नाम लिखता जाऊंगा। तो यहाँ डी इसको नाम ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं, इसका नाम जी रख देते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास कोई माइल्ड स्टील रहेगी, क्या माइल्ड स्टील ले लेते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं कि बल लगाते हैं। क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो जब बल लगाते हैं तो जब तक वो किसके लिमिट में, समानुपातिक सीमा के अंदर रहता है, क्या समानुपातिक सीमा के अंदर रहता है, तो उस स्थिति में जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। मतलब ये लाइन जो सीधी जा रही है, क्या जा रही है? सीधी जा रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक जाएगा तो ये किसके रहेगा? ये प्रत्यास्थता मतलब समानुपातिक सीमा के अंतर्गत रहेगा। मतलब यह हुक के नियम का पालन करेगा। हुक का नियम क्या बोल रहा था? हुक का नियम बोल रहा था कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, क्या प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो मतलब यही है ना कि जितना क्या प्रतिबल बढ़ रहा है उतनी विकृति भी यहाँ बढ़ रही है। मतलब जितना हम लोग बल लगा रहे हैं उतनी माइल्ड स्टील हमारी बढ़ती जा रही है। परंतु एक ऐसी स्थिति, यहां से इसके बाद जब ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग मान लीजिए माइल्ड स्टील लिए हैं, इस पर लोड लगाएं, हमने 4 न्यूटन का लगाया और 4 न्यूटन तक लगाने के लिए ये हमारी 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है और बल हटा लेने पर वापस आ जाए। परंतु एक ऐसी स्थिति आती है कि जब 4.5 या 4.4 जो भी आगे लगाते हैं तो क्या होता है, इस पर बल लगाते हैं, ये बढ़ती तो है 4.5, लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये घटती है ना तो इसकी लंबाई 4.4 ही घटती है। मतलब कि इसकी लंबाई फिर कितनी यल हो जाएगी, इसकी लंबाई तो यल प्लस कितना हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो मतलब उस स्थिति में यह पूरा वापस नहीं जा रही है, जो इसकी विकृति हो रही है ये पूरा, अगर पूरा वापस जाती तो ये पॉइंट यहां से इधर आ जाता, लेकिन ये पूरा वापस नहीं जा रही है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। क्या? इलास्टिक लिमिट पॉइंट। क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट पॉइंट, प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। क्या? प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। अब आगे क्या हो रहा है? आगे ऐसी स्थिति आएगी कि हम लोग क्या करेंगे कि उस पर बल बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? जो प्रतिबल हमारा है माइल्ड स्टील पर हम लोग बल बढ़ाते जाएंगे और जो हमारा स्ट्रेन है, जो विकृति हमारी है ये बढ़ती जाएगी। मतलब हम लोग बल भी आगे बढ़ाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? ये पूरे अच्छे तरीके से, मतलब इस स्थिति में ए से ए डैश से लेकर बी के अंतर्गत इसके अंदर इलास्टिक लिमिट भी रहेगी और प्लास्टिक लिमिट, मतलब वस्तु के अंदर प्लास्टिक का गुण भी रहेगा और इलास्टिक का भी गुण रहेगा। क्या? वस्तु के अंदर जो हमारी माइल्ड स्टील रहेगी उसके अंदर किसका? इलास्टिक का भी गुण रहेगा और प्लास्टिक का भी गुण रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग, ये हमारा बल है, अब बी पॉइंट है, मतलब अपर यील्ड पॉइंट पर चल गया। कहां पर? अपर यील्ड पॉइंट पर हमारा चला गया। अब यहां पर क्या होगा कि जो इलास्टिक थोड़ा मोड़ा इसकी प्रत्यास्थता का गुण तनिक मनिक बचा था ना, वो भी यहां पर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इस पर बल क्या करेंगे, बल हम लोग इस पर बढ़ाएंगे। मान लीजिए इस पर हम लोग क्या करें, बल यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बल भी नहीं बढ़ा रहे हैं, उस स्थिति में अगर हम लोग बल नहीं बढ़ा रहे हैं फिर भी, मतलब यहां से देखिए प्रतिबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे आ रहा है। परंतु ये जो हमारी है स्ट्रेन, मतलब विकृति आ रही है प्रॉपर, वो उसमें बढ़ते हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉपर बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब विकृति बढ़ेगी, बल हम लोग ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। बल उस स्थिति में हम लोग अगर न भी बढ़ा रहे हैं तो बल तो देखिए यहाँ से क्या आ रहे हैं, यहाँ से हमारा प्रतिबल हमारा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इधर तो प्रतिबल ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पर प्रतिबल हमारा नीचे आ रहा है, मतलब कि हम प्रतिबल कम लगा रहे हैं, बल लगा ही नहीं रहे हैं, कम करते हुए जा रहे हैं, फिर भी हमारी जो माइल्ड स्टील है उसकी लंबाई में वृद्धि होती जा रही है। यहां से यहां तक उसकी लंबाई में वृद्धि आ गई, वृद्धि आ गई। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। क्या? लोअर यील्ड पॉइंट। इसे हिंदी में बोला जाता है ऊपरी पराभव बिंदु, इसे बोला जाता है निचला पराभव बिंदु। हिंदी में बोला जाता है इसे, जो अपर वाला ऊपर वाला होता है
इसे ऊपरी पराभव बिंदु बोला जाता है। जो नीचे वाला होता है उसे बोला निचला पराभव बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निचला पराभव बिंदु। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबल का मान देखिए यहां पर एक मतलब कि एक लिमिट में रखेंगे, एक ही रखेंगे, उससे बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे, परंतु जो हमारी विकृति होती है वो लंबाई जो हमारी पदार्थ होता है माइल्ड स्टील होती है उसकी लंबाई यहां से यहां तक बढ़ती जाएगी। क्या होगी? बढ़ती जाएगी। फिर आगे हमारा एक डी पॉइंट आता है। क्या होता है? डी पॉइंट आता है। अब डी पॉइंट में क्या होता है कि जब हमारा पदार्थ माइल्ड स्टील हमारी बढ़ती बढ़ती हुई चली जाती है तो एक स्थिति आती है कि वो उसमें अपने आप में एनर्जी गेन कर लेती है। क्या कर लेती है? एनर्जी गेन कर लेती है। तो जब एनर्जी गेन कर लेती है तो उस पर मान लीजिए हम लोग क्या प्रतिबल का मान बढ़ाते जाते हैं। क्या करते हैं? प्रतिबल का मान धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो उस स्थिति में जो हमारी विकृति होती है तो हमारी विकृति धीरे धीरे बढ़ती है। और एक ऐसी स्थिति आती है, क्या एक ऐसी स्थिति आती है जब बिंदु ई पर जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीमेट पॉइंट। इसे हिंदी में बोला जाता है चरम बिंदु। क्या बोला जाता है? चरम बिंदु। चरम बिंदु तक यहां पर जो ऊपरी बिंदु है यहां तक ये बिंदु की क्या होती है, जो उसमें स्ट्रेन होती है विकृति अपनी वो बढ़ती बढ़ती चली जाती है। मतलब वो वहां तक हम लोग प्रतिबल बढ़ाते हैं तो वहां तक बढ़ती बढ़ती चली जाती है। परंतु जब यहाँ पर धीरे धीरे हमारा प्रतिबल क्या हो रहा है, प्रतिबल हम लोग कम कर रहे हैं तो हमारी विकृति फिर भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर नेकिंग पॉइंट आ जाएगा। मतलब हमारा तार जो माइल्ड स्टील है ना, वो हमारी माइल्ड स्टील एकदम खिंच चुकी है, माइल्ड स्टील एकदम पतली होने लगती है। क्या होती है? पतली होने लगती है। इस स्थिति में कहां पर? बिंदु ई से, जहां पर अल्टीमेट पॉइंट होता है, बिंदु ई से एफ के बीच में हमारी जो बिंदु होती है एकदम पतली हो जाती है। और उसके बाद जो बिंदु ई और जी के बीच में आती है तो यहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट पड़ता है। मतलब कि हमारी जब पतली हो जाती है तो पतली होने के बाद जब हम लोग प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं तो वो क्या करती है? टूट जाती है। क्या करती है? टूट जाती है माइल्ड स्टील। तो मैं सबसे पहले क्या बताऊं कि जब हमने क्या माइल्ड स्टील पर प्रतिबल लगाया वो इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत, मतलब ओ से ए के बीच में थी, मतलब ओ ए जॉन के बीच में थी, तो वह क्या हुक के नियम का पालन कर रही थी। हुक के नियम का पालन कर रही थी और किसकी समानुपातिक सीमा के अंतर्गत हुक का नियम का पालन कर रही थी। और ए से ए डैश के बीच में गई तो वह प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत हुक के नियम का पालन की। क्या की? हुक के नियम का पालन की। किसके नियम का? हुक के नियम का पालन की। उसके बाद क्या हुआ कि ए से ए डैश से लेकर बी के बीच में जब थी तो इसके अंदर इलास्टिक गुण भी था और प्लास्टिक गुण भी था। कैसा? इलास्टिक गुण भी था, प्लास्टिक गुण भी था। परंतु जब वो ई को पार की, क्या की? जब ई को पार की तो वो इलास्टिक गुण अपना सब कुछ खो दी और प्लास्टिक गुण उसके अंदर आ गया। जो बी से सी के बीच में आई तो इसके अंदर पूरा गुण जो प्लास्टिक का आ गया। फिर एक ऐसी स्थिति आई बिंदु सी पर जिसे क्या बोला जाता है? लोअर यील्ड पॉइंट, निचला पराभव बिंदु बोला जाता है। तो उस स्थिति में हमारा पदार्थ क्या हुआ? कड़ा हो गया। क्या हुआ? जो हमारी माइल्ड स्टील थी वो कड़ी हो गई। कितनी कड़ी हुई कि जो हम लोग प्रतिबल का मान नहीं बढ़ा रहे थे, मतलब प्रतिबल का मान एक ही बिंदु पर स्थापित कर दीजिए। मान लीजिए कि हमने 10 न्यूटन का प्रतिबल लगाया तो 10 न्यूटन पर ही हमने स्थापित कर दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी विकृति थी, मतलब प्रतिबल में जो उसकी माइल्ड स्टील थी उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगी। एक समान रूप से वृद्धि हो रही थी। क्या हो रही थी? जो एक समान रूप से उसमें वृद्धि हो रही थी। फिर क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति आई जिससे बोला बिंदु डी आया, तो उस स्थिति में जब एक समान रूप से बढ़ रही थी तो उसने एनर्जी गेन किया। क्या किया? एनर्जी गेन किया। जब एनर्जी गेन की तो वहां पर बढ़ना बंद हो गई। तब हमने क्या किया? वहां पर हमने बल और अधिक बढ़ाया, मतलब प्रतिबल वहां पर और अधिक आया। तो जब हमने प्रतिबल बढ़ाया तो उसमें विकृति थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा और प्रतिबल बढ़ाया तो और बदला और बदला। मान लीजिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया? प्रतिबल बढ़ाते गए और विकृति में क्या, मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। और एक ऐसी स्थिति आई बिंदु, कौन सा? बिंदु ई, जिसे अल्टीमेट पॉइंट बोल रहे हैं। उस स्थिति पर क्या होता है? उस स्थिति पर ये जो हमारी
यहां से यहां तक जब आती है तो उस स्थिति में ये एकदम पतली हो जाती है, मतलब अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है। इसके बाद हमारा अगर प्रतिबल का मान यहां से कम भी हो रहा है परंतु इसकी लंबाई में जो क्या वृद्धि जो आ रही है वो लंबाई में इसकी वृद्धि होती जा रही है। क्या हो रही है? इसकी लंबाई में वृद्धि होती जा रही है। फिर क्या हो जाएगा, जब उसको और प्रतिबल लगाएंगे तो पतली होती जाएगी, तो जिसे नेकिंग पॉइंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नेकिंग पॉइंट, मतलब पतली होती जा रही है। उसके बाद जो हमारा एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब हम लोग उस पर बल बढ़ाएंगे भी नहीं, वो और अपने मन से ही खुद एकदम पतली होकर वो टूट जाएगी, तो उसे हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट बोल देंगे। माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो ठीक ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक करके लिखेंगे कि ओ से ए के बीच में क्या हुआ, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, मतलब समानुपातिक सीमा के अंतर्गत ये पूरा था। एक एक करके लिखेंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दिया। अब मैं इनके जो हिंदी में नाम होते हैं इनके हिंदी में भी मैं नाम लिख देता हूं। जैसे कि यहां पर आपका, इसमें एक और चीज आप लोगों को समझानी है। एक चीज क्या होती है, यहां पर जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है, यहां से क्या लोअर यील्ड पॉइंट को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा वाई से। किससे? सिग्मा वाई से। और यहां पर जो अल्टीमेट पॉइंट होता है, क्या अल्टीमेट पॉइंट को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा यू से। अभी हम लोग जब जाएंगे फैक्टर, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा गुणांक पढ़ेंगे, तो उस स्थिति में हमें इन प्रतिबलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये चीज बता दे रहा हूं। क्या, जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे तो उस स्थिति में हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब किस कौन कौन से प्रतिबल की? यील्ड मतलब पराभव प्रतिबल की, और फिर दूसरा चरम प्रतिबल, दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं एक एक को हिंदी में लिख देता हूं। तो सबसे पहले पीएलपी, क्या पीएलपी जो फर्स्ट है, पीएलपी, पीएलपी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपातिक सीमा बिंदु। समानुपातिक सीमा बिंदु, समानुपातिक सीमा बिंदु। कैसा? समानुपातिक सीमा बिंदु। दूसरा क्या है? ईएलपी। क्या? ईएलपी। तो ईएलपी को इलास्टिक लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट पॉइंट को प्रत्यास्थता सीमा बिंदु, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु। तो जो अपर है तो ऊपरी यील्ड पॉइंट, लोअर है तो क्या? लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पराभव बिंदु, पराभव बिंदु। उसके बाद हमारा क्या आता है? हमारा आता है स्ट्रेस स्ट्रेन एस एच, जो फोर्थ है हमारा, उसको बोलेंगे एस एच, एस एच एस पी। इसको बोलेंगे विकृति, क्या बोलेंगे? विकृति कठोरता प्रारंभ बिंदु। क्या? विकृति कठोरता प्रारंभ बिंदु। क्या बोलेंगे? विकृति कठोरता प्रारंभ बिंदु। स्ट्रेस स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। क्या? स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? कि बोलेंगे विकृति कठोरता प्रारंभ बिंदु। मतलब यहां से जो विकृति आएगी, यहां से कठोरता हो जा रही है। क्या हो जा रही है? जब एनर्जी गेन कर ले रहा है तो उसमें क्या हो जा रही है? वो हमारा जो माइल्ड स्टील हो जा रही है, हमारी कठोर हो जा रही है। उस स्थिति में हमें ज्यादा प्रतिबल बढ़ाना पड़ जा रहा है, मतलब प्रतिबल का मान धीरे धीरे यहां से बढ़ता हुआ जा रहा है। तब इसमें क्या विकृति आ रही है, मतलब इसकी लंबाई में तब जाके वृद्धि हो रही
और जो हमारा अल्टीमेट पॉइंट होता है इसको बोला जाता है चरम बिंदु। क्या बोला जाता है? चरम बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमारा चरम बिंदु बोला जाता है। और जो ये अपर एंड पॉइंट और लोअर एंड पॉइंट होता है, ये तो कोई कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ये होता ही नहीं है। क्या? एंड पॉइंट जो दिया यहाँ पर एक चीज और, माइल्ड स्टील में जो एंड पॉइंट होता है वो दो एंड पॉइंट होते हैं, एक अपर एंड पॉइंट होता है, एक लोअर एंड पॉइंट होता है। परंतु जैसे कि आप कॉपर ले लेंगे तो उसमें एंड पॉइंट होता ही नहीं है। अगर आप लोग यहीं पर जो ग्राफ खींचेंगे कॉपर के लिए खींचेंगे, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फार कॉपर कर देंगे, तो अगर कॉपर के लिए या आपका कर्व प्रतिबल विकृति का अगर आप लोग आरेख खींचेंगे तो उस स्थिति में जब आप लोग पाएंगे कि जो ये यील्ड पॉइंट होता है उसमें यील्ड पॉइंट होता ही नहीं। क्या? उसमें यील्ड पॉइंट होता ही नहीं। इतनी सारी चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखना। पहले इसमें जैसे कि एक एक जोन बना के लिखना है, जैसे लिखना है ओ से जेड के बीच में क्या हो रहा है, ओ से जेड के बीच में ये प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, मतलब समानुपातिक सीमा के अंतर्गत ये कार्य कर रहा है, हुक के नियम का पालन कर रहा है। और ए से ए डैश के बीच में क्या कर रहा है, ये हुक का नियम का पालन कर रहा है परंतु प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत। अब क्या हो रहा है, ए से ए डैश से लेकर बी के बीच में क्या हो रहा है, इसमें जो इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, मतलब प्रत्यास्थता, इसमें जो पदार्थ का गुण पाया जा रहा है वो प्रत्यास्थता का भी पाया जा रहा है और प्लास्टिकता का भी पाया जा रहा है, दोनों गुण इसमें पाए जाएंगे। इलास्टिसिटी भी पाई जाएगी और प्लास्टिसिटी भी, यहां से ए से लेकर बी के बीच में। फिर क्या हो जाएगा, बी से सी के बीच में केवल प्लास्टिसिटी पाई जाएगी। क्या? प्लास्टिसिटी, मतलब प्लास्टिकता का गुण इसमें बस पाया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सी तथा सी से डी के बीच में जो बिंदु लोअर एंड पॉइंट और स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच में जो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी विकृति हो जाएगी वो एकदम एक समान बल लगाने पर हमारी विकृति एक समान, मतलब पैरेलल रूप से समान रूप से बढ़ती जाएगी। लंबाई में जो वृद्धि होगी वो समान रूप से इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। फिर क्या हो रहा है, फिर एक ऐसी स्थिति आ रही है कि जहां से हमारी जो डी पॉइंट से ई पॉइंट के बीच में हमारा क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि विकृति कठोरता प्रारंभ बिंदु है, वहां से क्या हो रहा है कि जो हमारा पदार्थ है वो एनर्जी गेन करके ले रहा है। जब एनर्जी हमारा पदार्थ जब गेन कर ले रहा है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि जो इसमें बल लगाया जा रहा, मतलब ये जो एक समान बल लगाया जा रहा था, एक समान प्रतिबल लगाया जा रहा था, उस स्थिति में इसमें जो प्रतिबल था उसमें बल बढ़ाने पर तब जाकर के इसमें जो विकृति आ रही है, नहीं तो अगर उतना ही रखा जा रहा तो उसमें विकृति नहीं आ रही। बल बढ़ा रहे हैं तब जाके विकृति आ रही। फिर क्या हो रहा है, फिर जो ई से एफ बिंदु है, यहाँ पर नेकिंग पॉइंट, मतलब इसके इन दोनों के बीच में जो हमारा पदार्थ हो रहा है वो खींचकर पतला हो जा रहा है। क्या हो रहा है, बिंदु ई से एफ के बीच में हमारा जो पदार्थ है वो क्या हो रहा है, वो हमारा पतला हो जा रहा है, एकदम कैसा हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है। परंतु अब ई से एफ से जी के बीच में क्या हो रहा है, जो हमारा एफ है, एफ से जी के बीच में क्या हो रहा है, इसमें हमारा पदार्थ पतला तो पहले हो गया था कि कहां पर, ई से एफ के बीच में पतला हो गया था, और यहाँ पर आएगा तो कहीं पर बीच में थोड़ा सा आकर के क्रैक कर जाएगा। यहाँ पर बीच में आने के बाद यहाँ पर देखिए दिखा दिया गया है जी ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील के लिए यहाँ पर आपके सामने बना दिया। इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़नी